हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम लोग क्लस्टर कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो है कार्बोरेन्स। ओके, तो देखिए जैसे हमने क्या किया था, बोरेन्स पे बात की थी, सेम वैसी ही चीज है कार्बोरेन का क्लस्टर। ओके, तो आपको अप्रोक्स अप्रोक्स क्या सारी चीजें आपको जैसे आपने बोरेन में पढ़ी थी वही सारी चीजें आपको कार्बोरेन्स पे भी पढ़नी है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने बोरेन पे क्या बोला था, बोरेन क्लस्टर क्या होता है, ऐसे टाइप के क्लस्टर कंपाउंड जो किस टाइप के एलिमेंट से बना है, एक बोरोन और एक हाइड्रोजन। ये जो क्लस्टर कंपाउंड होता है, इस टाइप का जो क्लस्टर कंपाउंड होता है उसे आप बोलते हैं बोरेन। ओके, या फिर बोरेन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरोन एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो आप उसे बोरेन हाइड्राइड बोल रहे थे। ओके, और मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना, यानी कि आपका इस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है तो आप इसे हाइड्राइड लगाते हैं पीछे से। ये चीज तो आपको पता ही पढ़ा है आपने। तो अगर बोरोन के साथ मैंने हाइड्रोजन लगाया तो ये बोरोन हाइड्राइड हो गया। सिमिलरली क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन लगाती तो यहाँ पर क्या हो जाता, ऑक्साइड हो जाता, सल्फर लगाती तो सल्फाइड हो जाता। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर तो मैं बोरोन की बात कर रही हूँ, बट हम लोग कार्बोरेन्स में क्या देखते हैं। देखिए कार्बोरेन्स क्या होता है, ये दो टर्म से बना है। एक तो एक कार्बन वाला हो गया, CAR कार्बन का हो गया। एक ये देखो, इसके पीछे अगर आप कार को हटा देंगे तो पीछे पूरा आपको बोरेन्स दिखेगा। आपने क्या है, बोरेन्स में कार को ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर को ये जो क्लस्टर कंपाउंड है ये क्या है, सिर्फ बोरोन और हाइड्रोजन से नहीं बना है। यहाँ पर को कार लगा है, कार मतलब होता है कार्बन। ओके, तो यहाँ पर को कौन कौन से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, बोरोन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस टाइप के इन तीनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो क्लस्टर कंपाउंड बनेगा, इनके ग्रुप, ये जो ग्रुप बनाएंगे, ये तीनों एलिमेंट मिलके जो ग्रुप बनाएंगे, जो कंपाउंड बनाएंगे, उसी को आप क्या बोलेंगे, कार्बोरेन क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज समझ में। अब यहाँ पर को आप देखेंगे जो कार्बन एटम है ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो इससे क्या है, कार्बन हाइड्राइड बोल सकते हैं। मतलब कि ये चीज समझ लीजिए कि जैसे बोरेन पे हमारा मेन एलिमेंट बोरोन था। ओके, बोरोन के साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच था। सिमिलरली कार्बोरेन्स पे क्या है, कार्बन एक मेन एलिमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, इसलिए क्या है, हमने इसे कार्बन हाइड्राइड बोला। और यहाँ पर को कार्बन के साथ साथ यहाँ बोरेन लगा हुआ है पीछे, तो आप क्या है, यहाँ पर को कार्बन, बोरेन और हाइड्रोजन तीनों का यूज करने वाले हैं। और इस टाइप के कंपाउंड का जो क्लस्टर कंपाउंड बनेगा उसी को आप क्या बोलते हैं, कार्बोरेन बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। ये तो जनरल एक इंट्रोडक्शन हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई ना, कार्बोरेन्स कैसे बने। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको जैसे मैंने आपको बोरेन में सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, वैसे ही मैं आपको कार्बोरेन पे भी एक्सप्लेन करूंगी। देन हम लास्ट में स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, सब सारी चीजें देखेंगे। और इसमें हम लोग एडिशनल चीज भी देखने वाले हैं, वो है यूज और इनका कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रॉपर्टीज एंड ऑल। ओके, और यहाँ पर को मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर मैंने जितना स्टडी मटेरियल लिया ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स आप तो पहुंच जा रहे हैं बट आपको थोड़ी देर चीजों को ध्यान से सुनना है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कार्बोरेन्स आर द मिक्स हाइब्रिड ऑफ बोरेन carbon in which the carbon atom and the boron atom occupy the vertex of a trigonal polyhedron. Okay, तो ये क्या बोल रहा है कि कार्बोरेन्स क्या है, एक मिक्स हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कॉम्बो, किसका कॉम्बो है, एक है बोरोन का और कार्बन का। आप हाइड्रोजन बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, स्किप भी कर देंगे तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि यहाँ पर कुछ जो क्लस्टर कंपाउंड है कार्बन और बोरोन के साथ, इनके पास एक एडिशनल एलिमेंट है जो है हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तभी लिखा हुआ है कि कार्बोरेन आर द मिक्स हाइब्रिड ऑफ बोरोन और कार्बन इन विच, जिसपे क्या होगा, अब ये इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि इसका स्ट्रक्चर अप्रोक्स क्या होता है, ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन जैसा होता है। ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन मतलब आप यहाँ पर को देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखो, ये ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन जैसे स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा ये। और इनकी वर्टिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है कौन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। वर्टिक्स पोजीशन मतलब क्या हो गया, देखिए मैं यहीं पर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्टिक्स मतलब कि देखो होता क्या है कि पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर, सपोज मैंने कुछ ऐसा पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर ऐसे टाइप का बनाया, इसमें क्या होता है, सारे साइड में क्या है, ट्रायंगुलर जैसे, मतलब इक्विवेलेंट ट्रायंगल से बने होते हैं। ओके, ऐसे कुछ इक्विवेलेंट ट्रायंगल से बने होते हैं। ओके, ये सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और इनकी वर्टेक्स पोजीशन होगी ये, यानी कि उनका जो कॉर्नर्स होता है, कॉर्नर होता है ये इन कॉर्नर्स पे क्या है, आपके जनरली क्या है, बोरोन और कार्बन एटम ऑक्यूपाइड रहता है। ये साइड कौन ऑक्यूपाई करता है, बोरोन और कार्बन। ओके, उसके बाद जो बची हुई साइड है उस पर आपके हाइड्रोजन प्लेस होंगे। इतनी चीज समझ में आए। तो क्या बोल रहा है, कार्बोरेन आर द मिक्स हाइब्रिड ऑफ ए बोरोन एंड कार्बन
इन विच, जिसपे क्या है कार्बन एटम और द बोरोन एटम कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, वर्टेक्स ऑक्यूपाई करते हैं, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, और वी कैन से दैट कार्बोरेन्स आर द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन, हाइड्रोजन एंड द बोरोन, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कार्बोरेन्स क्या है, एक कंपाउंड है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड बोरोन के कॉम्बिनेशन से बना है। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब क्या बोल रहे हैं, कार्बोरेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोबोरोन। देखो मैंने जब आपको क्लासिफिकेशंस बताए थे ना, वहां भी मैंने आई थिंक आपको एक्सप्लेन किया भी हो सकता है, नहीं भी, क्योंकि ना ये सिलेबस से बाहर का है, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो क्लस्टर कंपाउंड है बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम लोग कुछ गिने चुने टॉपिक्स पे बात करते हैं जो हमारे सिलेबस पे लिखे हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि कार्बोरेन्स क्या है, एक टाइप का हेट्रोबोरेन्स है। हेट्रोबोरेन्स मतलब क्या होता है, हेट्रोबोरेन्स मतलब कि ऐसे बोरेन कंपाउंड, देखो ये भी तो बोरेन कंपाउंड, ये बोरेन तो है ही, तो ऐसे बोरेन कंपाउंड जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन की एक यूनिट को रिप्लेस करके हम कोई दूसरे एलिमेंट की यूनिट लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने बोरोन और हाइड्रोजन के साथ साथ कौन सी यूनिट लगा दी, कार्बन और हाइड्रोजन की यूनिट लगा दी। समझ में आ रहा, क्योंकि ये क्या है, बोरेन, अगर आप जनरली बोरेन की बात करेंगे तो बोरेन के केस में क्या होगा, बोरोन और हाइड्रोजन होगा सिर्फ, इतनी चीज समझ में आए। बट कार्बोबोरेन्स पे हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्बोबोरेन्स पे हमारे पास एक एडिशनल एलिमेंट है जो है कार्बन। अब देखो बोरोन और हाइड्रोजन से इसका कोई क्लस्टर कंपाउंड है, अब मेरे को कार्बन भी ऐड करना है, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगी, इस बोरोन को कार्बन से तो रिप्लेस करूंगी। तो यहाँ पर को हेट्रोबोरेन्स मतलब कि ऐसे बोरेन के क्लस्टर जिस पर आप बोरोन और हाइड्रोजन की कोई भी यूनिट को रिप्लेस कर रहे हो, एक दो तीन, और नंबर ऑफ यूनिट को आप रिप्लेस करके कोई दूसरे एलिमेंट की यूनिट लगा दे रहे हो। तो मैंने यहाँ पर बोरोन के बदले कार्बन की यूनिट लगा दी, तो मेरा बन गया कार्बोरेन। तो ये क्या है, एक टाइप का हेट्रोबोरेन है, क्योंकि इस पे भी मैंने एक बोरेन की यूनिट को रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट बनाया जो कि कार्बन लगा है, तो मैंने इसे नाम दिया कार्बोरेन्स का। इतनी चीज क्लियर है। अब बोल रहा है इनका जनरल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इनका जनरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, CnBnHn+2, यानी कि Cn कार्बन आप सॉरी C2 कार्बन आपके दो होंगे, बोरोन कितने होंगे, बोल रहे बोरोन अगर आपके n है तो आपके हाइड्रोजन कितने होंगे, N+2, यानी कि आपका बोरोन जितने होंगे उससे दो ज्यादा आपके हाइड्रोजन होंगे। ओके, अब यहाँ लिखा है इन विच द n इज इंटीजर, कार्बोरेन्स विद द रेंजिंग n रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 हैव बीन कैरेक्टराइज्ड, यानी कि जनरली ऐसे ऐसे कार्बोनाइल के क्लस्टर कंपाउंड जिनमें n की वैल्यू जनरली किसके बीच में लाई करती है, 3 से 10 के बीच में लाई करता है, उसी टाइप के कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड को जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, और हायर भी हो सकता है, हायर कार्बोरेन्स भी हो सकते हैं, बट जनरली हम लोग उन कार्बोरेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका रेंज क्या है, 3 से 10 के बीच में लाई करता है। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, बोल रहा है कि द फर्स्ट कार्बोरेन्स वाज प्रोड्यूस्ड इन 1950s, तो पहला कार्बोरेन्स आपका कब प्रोड्यूस हुआ था, 1950s में प्रोड्यूस हुआ था, बट द रिजल्ट वाज नॉट बी declassified एंड पब्लिश until 1962 to 1963। ओके, बट ये जो आपका फर्स्ट कार्बोरेन्स प्रोड्यूस हो गया था, बट इसे पब्लिक नहीं किया हुआ था, मतलब पब्लिश नहीं किया था कि हाँ एक कोई कार्बोरेन्स बना हुआ है कार्बन का, मतलब कि क्लस्टर कंपाउंड होंगे तब तक, बट कार्बोरेन का कोई क्लस्टर कंपाउंड है ये चीज पहले प्रोड्यूस तो हो गई थी, मतलब ये जान तो लिया था 1950 तक की ऐसा कार्बन, हाइड्रोजन और बोरेन का भी कोई क्लस्टर कंपाउंड होता है, बट 1962 से 1963 के बीच में इसे पब्लिश किया था, उससे पहले ये पता नहीं था। ओके, पता था बट इसे पब्लिश नहीं किया था। ओके, अब बोर्ड सिंस देन, तब तक क्या हुआ था, मैनी ऑफ द थाउजेंड ऑफ ए कार्बोरेन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, और तब तक क्या था, नंबर ऑफ क्लस्टर कंपाउंड आपके कार्बोरेन्स के बन चुके थे। ओके, पहले डिस्कवर हुआ था, बट बाद में जब इसे डिस्कवर किया, मतलब इसे पब्लिक किया गया था, तब तक आपने नंबर ऑफ क्लस्टर कंपाउंड को बना लिया था, and they have been combined with the transition metal to yield a derivative called as a metallocarbonates। अब देखिए मेटलोकार्बोनेट्स भी आपने सुना होगा, मेटलोकार्बोनेट्स मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और बोरेन का क्लस्टर कंपाउंड तो है, बट इसमें किसी मेटल को ऐड कर दिया। मेटल जनरली हम लोग ट्रांजिशन मेटल की ही बात करते हैं। ओके, तो इसका ये जो क्लस्टर कंपाउंड है, बोरोन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई भी ट्रांजिशन मेटल, यानी कि मैं डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दूं यहाँ पर, इनके एडिशन के साथ साथ जो क्लस्टर कंपाउंड बना उसको बोलते हैं मेटलोकार्बोनेट्स, यानी कि कार्बोरेन के साथ साथ आपका कोई मेटल जुड़ गया है। ओके, तो ये बोल रहा है उसके बाद क्या हुआ है, कंबाइंड फॉर्म भी बनी। कंबाइंड फॉर्म किसकी, क्लस्टर कंपाउंड की, जिसपे आपका जो क्लस्टर कंपाउंड है
उसे किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ जोड़ दिया गया और एक नया डेरिवेटिव बना लिया। समझ में, डेरिवेटिव मतलब कि इनिशियली आपके पास कार्बोरेन था, बट आपने इसमें दो तीन मसाले, मिर्च मसाला डाल के आपने कुछ नई चीज बना ली और वो नई चीज यूजफुल भी है। ओके, तो वो हो गया आपका मेटलोकेन। आपने क्या किया, आपके पास इनिशियली कार्बोरेन थे, उसमें आपने दो तीन मेटल वगैरह, दो तीन मेटल नहीं मतलब ट्रांजिशन मेटल का एडिशन करवाया और आपने देखा कि एक नई यील्ड बनी जो आपकी, वो आपकी यूजफुल है, तो उसी को आपने बोला मेटलोकार्बोरेन्स। ओके, इतनी चीज समझ पाए। अगला बोल रहे हैं सम ऑफ विच शो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और इनका मेटलोकेन्स का सबसे मेटलोकार्बोरेन्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी कराते हैं, यानी कि कैटालिटिक बिहेवियर इनका होता है। ओके, नेक्स्ट चीज बोल रहा है दे आर डिराइव फ्रॉम अ बोरेन बट द रिप्लेसमेंट बाय अ CH बाय अ 1CH बाय BH बाय अ ओके, फिर बोल रहे हैं दे आर डिराइव फ्रॉम द बोरेन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ अ BH बाय 1CH यूनिट। तो मैंने यही बोला, देखो हेट्रोबोरेन्स हमने तभी बोला क्योंकि ये बोल रहा है कि ये बोरेन से डिराइव हुए, यानी कि इस पे, यानी कि ये क्लस्टर कंपाउंड में सारी BH ही यूनिट थी, बट आपने इसे कार्बोरेन कैसे बनाया, किसी BH यूनिट को रिप्लेस कर दिया CH यूनिट से। तो यही चीज बोल रहा है ये बोरेन से ही डिराइव हुए, जिसमें आपने क्या, बोरेन की यूनिट को, BH यूनिट को CH यूनिट से रिप्लेस कर दिया, तो आपके कार्बोरेन बन गए, और इसीलिए आपने इसे हेट्रोबोरेन्स बोला, क्योंकि आपने क्या है, BH यूनिट को रिप्लेस करके कोई दूसरे एलिमेंट को यहाँ ऐड कर दिया। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका, कार्बोरेन्स का। ओके, अब आगे बढ़िए, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ए कार्बोरेन्स, फिर हम नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ देखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बोरेन्स पे, तो लिखा हुआ है द कार्बोरेन्स हैव ए पॉलीहेड्रल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर based on a network of a borane and the carbon atom in which the carbon atom occupy the adjacent position। तो वही चीज बोल रहा है कि कार्बोरेन का स्ट्रक्चर आपका पॉलीहेड्रॉन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि पॉलीहेड्रॉन, वो भी ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर को, ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है ऐसा ऐसा टाइप का, यहाँ पर को ट्रायंगल ट्रायंगल बने होंगे, वो ट्रायंगल भी आपकी इक्विवेलेंट होंगे। ओके, और जिस पे आपके जो कार्बन एटम होते हैं और जो बोरोन होते हैं वो तो वर्टेक्स पोजीशन यानी कि कॉर्नर ऑक्यूपाई करता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। ओके, अगला बोल रहा है एज ए रिजल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन एंड देयर डेरिवेटिव आर सिमिलर टू दोज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉलीहेड्रॉन बोरेन। अब देखो, ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भी होती है किसके जैसे, बोरेन्स की जैसे। अब मैंने आपको वहां भी बोला कि ये बोरेन से तो डिराइव्ड है, समझ में आ रहा। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे क्या है, पूरी जनरेशन है, मम्मी पापा बच्चे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों के जो फीचर्स होते हैं वो मम्मी पापा से भी तो मिलते जुलते हैं ना, उन्हीं से तो मिलते जुलते हैं, उन्हीं, क्योंकि वो उन्हीं से डिराइव्ड है। समझ में आ रहा। तो अब जो ऑफ स्प्रिंग रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पेरेंट्स के जैसे होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से डिराइव्ड है। तो इसका रीजन भी यही समझ सकते हैं आप कि बोरेन से ही आपका कार्बोरेन डिराइव्ड है, तो इनका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, बिहेवियर, जो बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीजें भी क्या है, सिमिलर होते हैं बोरेन्स के जैसे। इतनी चीज समझ में आए। अब यहाँ पर को लिखा देखो, एज ए रिजल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोरेन एंड देयर डेरिवेटिव, कार्बोरेन और इनके डेरिवेटिव मतलब जैसे आपने मेटलोबोरेन्स बना दिया, मेटलोकार्बोरेन्स बना दिया, और भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, यानी कि कार्बोरेन से डिराइव्ड हुए और भी कंपाउंड हैव अ सिमिलर टू दोज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉलीहेड्रॉन बोरोन। तो इनकी प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग सिमिलर होती है पॉलीहेड्रॉन बोरोन की तरह। लाइक बोरेन्स दे इन्वॉल्व अ थ्री सेंटर्ड बॉन्ड एज वेल एज द ऑर्डिनरी टू सेंटर्ड बॉन्ड। ओके, अब थ्री सेंटर्ड बॉन्ड और टू सेंटर्ड बॉन्ड क्या होता है, देखो थ्री सेंटर्ड मतलब कि आपके तीन एटम है और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर तीन एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है। ओके, सिमिलरली टू सेंटर्ड बॉन्ड मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच में आपके शेयर्ड हो रहा है। ओके, तो इस टाइप की बॉन्डिंग मैंने आपको बोरेन की केस पे बताई थी, जब मैंने स्टैक्स नंबर आपको बताया था, स्टैक्स नंबर पे तो बताया था मैंने, वहां लिखा हुआ था ना। तो वही बोल रहा है कि बोरेन में क्या है, जनरली थ्री सेंटर्ड बॉन्डिंग और टू सेंटर्ड बॉन्डिंग होती है। उसी तरह कार्बोरेन्स में भी क्या होगी, आपको थ्री सेंटर बॉन्डिंग और टू सेंटर बॉन्डिंग मिलेगी। ओके, जिसे आप क्या है 3C 2 इलेक्ट्रॉन और क्या 2C 2 इलेक्ट्रॉन करके रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीज क्लियर है। अगला बोर्ड है द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन साइमल्टेनियसली टू 5 एंड 6 अदर एटम। और इसका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि इसमें क्या है, कार्बन एटम तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, तो कार्बन एटम क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना देता है किसके साथ, पांच और छह एटम, यानी कि ये कुछ मैंने आपको बोला ना पॉलीहाइड्रोन जैसा स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें कोई कार्बन एटम आपका अगर यहाँ पर को वर्टेक्स पे प्रेजेंट है तो ये नंबर ऑफ एटम के साथ क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर सकता है। ठीक है, इन एडिशन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ए कार्बोनेट्स एम्प्लॉयज द सेम स्ट्रक्चरल प्रीफिक्स क्लोजो, एरेग्नो या फिर हाइपो, कुछ भी बोला है, एज दोज ऑफ द बोरेन्स। ओके, अब आप देखो एक और चीज ये बोल रहा है कि इसमें एडिशनल फीचर ये है कि
कि आप अगर इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे कार्बोरेंस का, ये भी सेम प्रीफिक्स को यूज करता है जैसे आपके बोरेन्स करते थे। बोरेन्स में आपने क्या पढ़े थे, क्लोजो, नीडो, अरेग्नो, ये हाइपो, ये सारे प्रीफिक्स यूज करे थे ना, कि क्लोजो बोरेन्स होता है, अरेग्नो बोरेन्स होता है, हाइपो बोरेन्स होता है, नीडो बोरेन्स होता है। तो सिमिलरली आपने वही प्रीफिक्स का यूज करके नॉमेनक्लेचर कराना है किसका, कार्बोरेंस का। ओके, तो सिंपली समझ गए कि कार्बोरेंस में और बोरेन्स में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फीचर्स वगैरह जितनी सारी चीजें होती है अप्रॉक्स सेम होती है, बिकॉज इनका क्या है, ये जो कार्बोरेन्स है ये बोरेन से डिराइव्ड है। ओके, तो थोड़े से माइन्यूट माइन्यूट से चेंज होंगे, वरना ज्यादा चेंज यहाँ नहीं आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब आइए क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 3 मेन कैटेगरी पे आप इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोरेन्स का, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी, एक है क्लोजो, एक है नीडो, एक है अरेग्नो। ओके, तो सेम कैटेगरी है जैसे आपने बोरेन्स के केस पे पढ़ी थी। बोरेन्स पे भी हमने बोरेन को 3 कैटेगरी बनी, 4 पे क्लासिफाई किया था, क्लोजो बोरेन, नीडो बोरेन, अरेग्नो और हाइफो। ओके, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था क्लस्टर कंपाउंड बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी भी यहाँ पर कोई बोरेन के जैसे मैंने अभी आपको 4 क्लासिफिकेशन बताया, जरूरी नहीं है 4 ही हो, ये नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सिमिलरली कार्बोरेन की भी 3 ही क्लासिफिकेशन नहीं होते, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाते हैं, वो ये 3 है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, ये तीनों क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो यहाँ पर एक और चीज दिखाई, ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। स्ट्रक्चर के बेस पे जैसे मैंने आपको बोरेन के केस पे भी बताया था, अगर मैं इसे क्लोजे बोरेन बोलूं या फिर क्लोजो कार्बोरेन बोलूं, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, हमें आपको क्या कहती थी, कोई भी क्लस्टर कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कार्बोरेन का मैंने कोई क्लस्टर कंपाउंड दे दिया, अब आपको चेक करना होता था कि ये क्लस्टर कंपाउंड आपका क्लोजो टाइप का है, नीडो टाइप का है, या फिर अरेग्नो टाइप का है, किस टाइप का है। ओके, तो इसके लिए आपने कोई फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी, उस फॉर्मूले का यूज करके आप निकालेंगे कि आपका जो क्लस्टर कंपाउंड है क्लोजो है, नीडो है, अरेग्नो है। अगर आप ये निकाल लेंगे, देन आपको जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्लोजो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लोज होगा। यानी कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रुप्स को अरेंज करेंगे, तो क्लोजो मतलब ही ये ग्रीक टर्म से आया जिसका मतलब होता है क्लोज। ओके, तो क्लोज मतलब कि आपको जो स्ट्रक्चर होगा पूरी तरह से बंद होगा चारों ओर से। ओके, अगला है नीडो। नीडो मतलब क्या होता है, नीडो मतलब होता है नेस्ट लाइक। ओके, तो अगर आपने क्लस्टर कंपाउंड चेक कर लिया, आपको पता चला कि नीडो टाइप का क्लस्टर कंपाउंड है, तो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, नेस्ट जैसा स्ट्रक्चर, एक साइड से तो बंद, ऊपर से आपका खुला। ओके, अगला है अरेक्नो। अरेक्नो मतलब क्या होता है, वेब लाइक, जैसे स्पाइडर वेब होता है। ओके, ये नेट जैसा हो गया, ये ऐसे वेब जैसा। ओके, तो क्या बोल रहा है कि इसका अगर आपको क्लस्टर कंपाउंड दे दिया, आपने फॉर्मूला लगा के चेक कर लिया कि क्लस्टर कंपाउंड आपको अरेग्नो टाइप का है, देन आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर वेब लाइक होना चाहिए। ओके, तो बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आप जस्ट एक्सप्लेन कर लीजिए कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब लिखा है हाउ टू नो द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का पता कैसे चलेगा, अब देखा है द स्ट्रक्चर कैन बी नोन बाय द सेम मेथड, हमको सेम मेथड यूज करना होगा जैसे हमने बोरेज में किया था। अब वो कैसे है, अब आपको थोड़ी देर ध्यान से सुनना है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली। क्या देखते हैं हम लोग, क्लोजो कार्बोरेज। ठीक है, तो क्लोजो कार्बोरेज क्या होता है, देखो आपने क्या करना है, पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो क्लोजो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर। तो कार्बोरेज ऐसे कार्बोरेज जिनका जो ज्योमेट्री होगा वो क्लोज ज्योमेट्री होगा, तो ऐसे कार्बोरेज को आप क्लोज कार्बोरेज भी बोल सकते हैं, क्लोजो कार्बोरेज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है दीज आर द क्लोज ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बोला पॉलीहेड्रॉन, ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर तो होता है, बट क्लोजो कार्बोरेज के केस में ये जो पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगा वो क्लोज्ड होगा, बंद होगा चारों तरफ से। ओके, in which all the vertex of a trigonal polyhedron geometry are occupied mainly by a borons and some sides are by the carbon atom. Okay, तो इस केस में अगर आप पॉलीहेड्रॉन, ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोजो कार्बोरेज का, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो वर्टेक्स पोजीशन होते हैं वो जनरली बोरोन और कार्बन एटम ही ऑक्यूपाई करता है, बट क्लोजो के केस में जो बोरोन एटम है वो ज्यादा वर्टेक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और बची हुई जितनी भी वर्टेक्स होंगी वो कार्बन एटम ऑक्यूपाई करेगा। ओके, और जो हाइड्रोजन है वो अदर साइड पे प्लेस होगा। ओके, तो आप यहाँ स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर्स है, ये जो कॉर्नर्स है जो बड़े बड़े सर्किल से आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यहाँ पर को आपने बोरोन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये पोजीशन किसकी है, बोरोन की है। ओके, और कुछ साइड पे आपके कार्बन भी आ रहे हैं, तो ये जो दो ब्लैक साइड से ब्लैक सर्कल आपको दिखा है, ये है आपकी कार्बन की साइड। ओके, और ये जो छोटे छोटे से दिखा है, छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये आपके क्या है, हाइड्रोजन के रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ा सर्कल है व्हाइट वाला, ये आपका बोरोन रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटू से जो सर्कल है वो हाइड्रोजन, और जो ब्लैक सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन। क्योंकि क्लोजो के केस पे जो मोस्ट ऑफ द वर्टेक्स पोजीशन होती है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, बोरोन ऑक्यूपाई करता है, और कुछ ही साइड्स कार्बन ऑक्यूपाई करता है। ओके, अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका फॉर्मूला। आपको क्या इसके फॉर्मूले याद कर लेने हैं। फॉर्मूले जो के बेसिस पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स, आपका जो क्लस्टर कंपाउंड है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पर को फॉर्मूला दिया है सी एन, सॉरी फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये है C2BnHn+2। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको मैं कोई एग्जांपल दूं, एग्जांपल यहाँ ये लिखा हुआ है C2B10H12। ओके, तो इस एग्जांपल में देखेंगे ये एग्जांपल इस पर मैच कर रहा है। कैसे, यहाँ पर को कार्बन कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। ओके, बोरोन कितने दिए हैं, अगर बोरोन यहाँ पर लिखा है BnHn, यानी कि जितने बोरोन के N है उतना ही आपका ये भी N होगा। ओके, सपोज B के कितने यहाँ पर दिए हुए 10 दिए हैं, तो हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पर 10 ही होने चाहिए, बट यहाँ है 12, तो आपने यहाँ 10 को 12 करने के लिए +2 करेंगे ना। तो अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये बोलते हैं C2, ये C2 है, BN HN HN। ओके, दोनों N इक्वल है, +2 यहाँ पर +2 आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका H कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। इतनी चीज समझ में आए? तो फॉर्मूले को देख के ही बता सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो क्लस्टर है वो आपका कौन सा है। ओके, बट एक और चीज आपकी आ जाती है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से आप बताओ कि कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा है। ओके, तो आप कैसे करेंगे, तो इस पर बोला गया कि क्लोजो कार्बोरेंस के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो n+1 होता है, और यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर जो आपके बोरोन है। ओके, और यहाँ पर n क्या होंगे, n होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर को हाइड्रोजन को छोड़ के, यानी कि बोरोन और कार्बन का कितना नंबर है, यहाँ पर n कितना हो गया, 10, ये है 2, ये है, तो यहाँ पर n हो गया 12। ओके, तो ये जो n की वैल्यू है यहाँ पर आनी चाहिए 12, तो n+1 का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप कैसे निकालेंगे, इसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। कैसे, अब देखिए थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर्मूला है आपका BnHn-2। ओके, अगर आपका कोई क्लस्टर कंपाउंड इस फॉर्मूले में मैच होता है, देन आप समझ लेना कि वो क्लोजो टाइप का है। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ तो कार्बन यूनिट भी है और इस फॉर्मूले में कार्बन यूनिट है नहीं, तो कार्बन को कहाँ फेंकना है। ओके, तो कार्बन का क्या करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टेबल से आप समझ सकते हैं। तो इसमें लिखा है, अगर आपके कोई क्लस्टर कंपाउंड में एक कार्बन है तो उस कार्बन को हटा के वहां पर आप BH यूनिट को ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपके क्लस्टर कंपाउंड में एक CH यूनिट प्रेजेंट है तो आप उसे BH2 से रिप्लेस कर दो, यानी कि CH को हटा के वहां BH2 कर दो, तो बराबर हो जाएगी बात। ओके, अब अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपके क्लस्टर कंपाउंड में एक CH2 यूनिट है तो आप CH2 को हटा के वहां BH3 यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इतनी चीज समझ में आए? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। तो एग्जांपल है आपका B2H10O12 का, सॉरी B2 सॉरी C2B10H12। ओके, तो ये आपका, एक मिनट बहुत गंदा लिख दिया मैंने, वेट, हाँ, तो ये है C2B10H12। ओके, तो इस क्लस्टर कंपाउंड में ये फॉर्मूला लग रहा है या नहीं, देखते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ, आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में बैठाना है, और आपका B है N, H है N, यानी कि बोरोन आपका कितना है N, अगर जितना बोरोन है उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बोरोन कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हाइड्रोजन को भी आपने 10 बनाने होंगे, तो हाइड्रोजन हो गया आपके 10। तो कितना हाइड्रोजन इसके पास बच गया, अब इसके पास बच गया 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके पास बचे, और यहाँ पर को 2 कार्बन भी बच गए, तो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 CH यूनिट आपके पास है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस क्लस्टर कंपाउंड में अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो 2 CH यूनिट आपके पास प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक CH यूनिट को आप BH2 से रिप्लेस कर सकते हैं बोला, तो 2 CH यूनिट है तो आप यहाँ पर को 2 BH2 यूनिट ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से ये फॉर्मूला बना दें, ओके, इस फॉर्मूले में, मतलब आप ऐसे समझ लो ना, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये है B10H10+2CH, ये अगर बोलूं तो ये इसी के इक्वल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो ये बन गया और यहाँ से 2 CH बने, 2 H बने, ये इसके इक्वल है। ओके, अगर मैं इस CH को किससे रिप्लेस कर दूं, 2BH2 से। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है एक CH को BH2 से रिप्लेस कर सकते हैं, 2 CH है तो 2BH2 से रिप्लेस कीजिए। ओके, तो अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा B10 H10 और यहाँ पर से क्या आ जाएंगे प्लस 2BH2। ओके, तो अब मैं इसे ऐड कर दूं तो क्या होगा, B कितने हो जाएंगे 10 यहाँ पे है, 2 यहाँ से मिल गए क्योंकि B को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएंगे 12 B12। H कितने हैं 10 यहाँ है और 2 इसके पीछे 2 आगे, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 4 और यहाँ पर हो जाएंगे H इजिकल टू 14। ओके, अगर आप देखेंगे अब ये फॉर्मूला इस पर मैच कर रहा है, कैसे फॉर्मूला है BnHn माइनस 2, मतलब कि आपने दो और ऐड करना है, समझ में आ रहा है, दो और ऐड करने हैं को हम -2 कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा B, अगर मैं इसको क्या बोलूं n कितना है 12 है। ओके, B इसे मैं 12 भी बोलूं, H को भी मैं यहाँ पर 12 ले लूं तो -2 मतलब कि इसको मैं दो ऐड कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर को दो मैं ऐड कर रही हूँ, इसे प्लस भी कर सकते हैं बट माइनस अभी क्यों कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कर रहे हैं। -2 और मैं ऊपर लिखा है, इसका मतलब दो और मैं ऐड कर रही हूँ, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को। ओके, तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला इस पर मैच कर रहा है ना, अगर मैं इसे n बोलूँ इसे भी n बोलूँ, दोनों इक्वल होने चाहिए BnHn -2, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो इस पर मैच कर रहा है, ये जो क्लस्टर कंपाउंड है इस पर मैच कर रहा है। अब अगर मैं इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो वो कितने होंगे, देखिए एक मिनट रुकना। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस पे लिखा है ईच BH यूनिट कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये बोल रहा है एक BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितनी BH यूनिट है 12 BH यूनिट है, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रेजेंट है, तो इट्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाता है 24। ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये कितने हो जाएंगे 26 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 26 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, तभी तो 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 13 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर n+1 के इक्वल होने चाहिए। तो मैंने आपको बोला n इस केस में कितने हैं 12 है, क्योंकि B है 10 C है 12। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे 12 + 1, तभी तो आपका 13 आएगा। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से भी आपको पता चल गया। जब आपने क्या करना है, सिंपली आप समझ लीजिए, आपको क्या करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने 26 निकाले, अब इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो कितने होंगे 13 पेयर होंगे, तभी तो 13 पेयर में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो 13 में कितने होंगे 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 13 आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किसके इक्वल होने चाहिए n+1 के, और n यहाँ पर को कितना है नंबर ऑफ एटम, ये कितने हैं B आपके 10 है, कार्बन आपके 2 है, तो ये कितने हैं 12 और +1, तो ये इज इक्वल टू 13 ही आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसकी हेल्प से भी कि यहाँ पर को जो आपका जो क्लस्टर कंपाउंड दिया गया है वो कौन सा है, क्लोज हुआ है। इतनी चीज क्लियर है, अब आगे की चीजों में आपको इश्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आप समझ गए ना। अगला बोल रहे हैं नीडो। नीडो मतलब होता है नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे कार्बोरेट जिनका स्ट्रक्चर नेस्ट लाइक है, घोंसले जैसा, तो आप समझ सकते हैं वो स्ट्रक्चर क्या आपका नीडो टाइप के क्लस्टर कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ लिखा है दीज आर द नेस्ट लाइक ज्योमेट्री एंड कैन अज्यूम टू बी डिराइव्ड ऑफ द क्लोज ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर इन विच द वन वर्टेक्स इज रिमूव्ड। ओके, तो होता क्या है, जो ये नीडो टाइप के कार्बोरेन्स है ये ऐसे अज्यूम किया जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजो कार्बोरेन से डिराइव्ड है, यानी कि आपकी ये जो क्लोजो स्ट्रक्चर है इससे आपने एक वर्टिक्स को यानी कि एक ट्रायंगल को यहां से हटा दिया तो आप देखेंगे ये नीडो बन गया। समझ आ रहा है, देखो ये सेम लग रहा, स्ट्रक्चर सेम है, बट आपने यहाँ पर कोई एक वर्टिक्स जो प्रेजेंट थी इस वर्टिक्स को हटा दिया और जो स्ट्रक्चर आपको एक वर्टिक्स हटाने के बाद बना उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं नीडो। तो यहाँ पर भी बोला गया है these are the nest like geometry होते हैं and can assume that as they are derived from the closo trigonal polyhedron structure। जो आपका क्लोजो ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर था उससे अगर आपने एक वर्टेक्स को हटा दिया तो आपके जो स्ट्रक्चर बना वो कौन सा बना, नीडो कार्बोरेट। अगर दो को हटा देंगे तो आपका ये बन जाएगा अरेग्नो। इतनी चीज समझ में आया। अब देखो, अब इतनी चीज तो क्लियर है। अब देखो इसमें लिखा है द मोस्ट ऑफ द साइड ऑफ द क्लस्टर इज ऑक्यूपाइड बाय द बोरोन एटम व्हाइल द सम साइड आर बाय द कार्बन एटम। तो इस केस में भी क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द साइड है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, बोरोन। वर्टिकल साइड जो है, वर्टिक्स की जो साइड है, तो ये जो व्हाइट वाले सर्कल दिख रहे हैं बड़े वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बोरोन। और जो ब्लैक वाले हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन। ओके, और ये जो छोटी छोटी पोजीशन है वो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी चीज क्लियर है। अगला बोल रहे हैं इनका अगर आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है C2BnHn+4। वहां +2 था, यहाँ है +4, तो ये हो गया C2BnHn+4। यानी कि यहाँ पर को आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर एग्जांपल मैंने लिया है ये बिल्कुल इससे मैच करा होगा। कैसे, अगर मैं इसे C2 तो ओके है, B जितना n इसके पास होने चाहिए उतने इसके पास भी होने चाहिए, तो B अगर मैं 4 बोलूं तो H भी कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। अब 4 को यहाँ पर को मैं को 8 बनाने के लिए क्या करूंगी, +4 ही तो करूंगी। तो अब आप देखो ये स्ट्रक्चर सेम इसका जैसा है C2,
BnHn+4। ओके, तो समझ सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर के फॉर्मूले को देख के बता देंगे कि कोई भी क्लस्टर कंपाउंड आपका कौन से टाइप का है। ओके, अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करना है, जो कि किसके इक्वल होने चाहिए, n+2 के इक्वल होने चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ पर को जो आप n कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बोरोन है आपके 4, कार्बन है आपके 2, तो यहाँ पर को n है आपके 6। ओके, तो यहाँ पर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, 6+2 है ना, 6+2 इज इक्वल टू 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके आने चाहिए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इस क्लस्टर पे कितने होने चाहिए थे, 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से कि 16 इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं। ओके, तो देखो फॉर्मूले पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। ओके, तो देखो अगर मैं इसे लिखूं यहाँ पर C2B4H8, ध्यान से सुनना, तो मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ, B मैंने 4 ले लिए, जितने ये B हैं उतने ही आप भी H भी लेंगे, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए। H मैंने ले लिए 4। अब आपके पास कितनी चीजें बची, यहाँ पे बच गए 4, आपके पास क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गए, 2 आपके पास क्या बच गए, कार्बन बन गए। ओके, तो अब आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, अगर आप इसे हाफ हाफ करें, एक कार्बन को आपने 2 हाइड्रोजन दे दिए, तो 2 कार्बन के पास आपके 4 हाइड्रोजन हो गए। इतनी चीज क्लियर है, तो यहाँ पे हो गया C2H4। ओके, अब आप देखो यहाँ पर को CH2, अगर आपके पास कोई CH2 यूनिट है तो ये किसके इक्वल है, एक CH2 यूनिट BH3 के इक्वल है। ओके, यानी कि एक CH2 यूनिट आपके किसके इक्वल है, BH3 के इक्वल है, तो 2 CH2 यूनिट किसके इक्वल होंगी, 2BH3 के। ओके, इतनी चीज समझ में आ रही, तो आपने इस स्ट्रक्चर में किसको ऐड कर देना है, 2BH3 को ऐड कर देना है। ओके, तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या निकलेगा, अब देखिए थोड़ी देर ध्यान से सुना, समझ में आ रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो बी आपके कितने हो गए, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। ओके, तो बी हो गए 4, 5, 6, B6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, यहाँ पर को 4 है और यहाँ पर को कितने हो गए, 3 इसके पास, 3 यहाँ से 2 हो गए, यानी कि 6। ओके, तो 6 यहाँ से आगे, 4 यहाँ से आगे, यानी कि 12। ओके, तो ये हो गया आपका C6H12। ओके, तो अब आपको इसे फॉर्मूले में रखेंगे कि जितने आपके पास कार्बन बोरोन होने चाहिए, सी ये कोई है ना, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, BnHn होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर को यानी कि नीडो के केस पे यहाँ पर को कितना आ जाता है, यहाँ पर हो जाता है आपका -4। कैसे, देखो अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये होगा B6H6 में करूंगी तो कितने बच गए, अब इसके पास बच गए 12 बनाने के लिए। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से इसके पास 2 B है और 4 इसके पास है, तो ये हो जाएगा B6। ओके, एक मिनट, तो देखो अब आप इसे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 B इसके पास है, 4 इसके पास है, तो ये हो गया B6। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 इसके पास है, 2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ओके, अब आप इसे N के फॉर्म में लिखेंगे तो BnHn, और क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, कितने हो जाएगा, 6 यहाँ पे तो -4। ओके, तो समझ में आया, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला था आपका BnHn-2, इसका हो जाएगा BnHn-4। ओके, तो अब यहाँ पर को आप करें इलेक्ट्रॉन का काउंट, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया BnHn-4। ओके, तो अब यहाँ पर बोला एक BH कितने कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो यहाँ कितने BH है, ये है आपके 6 और ये भी है आपके 6। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 2, प्लस यहाँ पर कुछ 4 इलेक्ट्रॉन भी है, 4 इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ओके, 4 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 और ये कितने हो गए, 12, प्लस 4 इज इक्वल टू कितने हो गए यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अगर 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो आपके पास पेयर कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आप उसका डबल, 8 का डबल कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इज इक्वल टू n+2, और n यहाँ पर को कितना है, 4, 5, 6, अगर ये मैं 6+2 करूंगी तो कितना होगा, ऑब्वियस बात है 88 होगा। ओके, तो समझ में आई ये चीज, मैं इसे दूसरे पेन से कर लेती हूँ। देखो ये समझ में आया, n की वैल्यू कितनी है, बोरोन आपके 4 है और कार्बन है आपके 6, तो ये हो जाएगा 6 मतलब 2, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे 6+2 इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आने चाहिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 6+2 8 ही होते हैं। तो समझ गए कि हम लोग ये जो क्लस्टर कंपाउंड है वो हमारा नीडो टाइप का क्लस्टर कंपाउंड है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई थोड़ा समझना है आपको। ओके, अगला है अरेग्नो टाइप का। ओके, तो अरेग्नो टाइप का क्लस्टर कंपाउंड क्या होता है, अरेग्नो टाइप में लिखा है दीज आर द वेब लाइक, ये क्या होता है, वेब लाइक, मैंने पहले ही बताया था वेब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इट कैन बी अज्यूम दैट इट इज डिराइव फ्रॉम द क्लोज ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर
इन विच द टू वर्टिक्स आर रिमूव्ड। ओके, तो मैंने पहले भी बोला कि अगर आपका क्लोजो, जो आपका ये क्लोजो कार्बोरेंस है, अगर उससे एक वर्टिक्स को आप हटा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नीडो। अगर आपने पीछे की, ये नीचे की वर्टिक्स भी हटा दी तो आपका क्या बन जाएगा, अरेग्नो। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गई। इसमें अगर अगर इसमें दो वर्टिक्स को आप और ऐड कर देते तो ये आपका क्लोजो बन जाता। अगर एक वर्टिक्स को ऐड कर देते तो ये बन जाता नीडो स्ट्रक्चर। ओके, और इसमें भी वही है कि मोस्ट ऑफ द जो आपकी ये जो वर्टिक्स साइड है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, बोरोन ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो कुछ कुछ साइड को कार्बन मिल रहा है, कार्बन को कुछ ही साइड मिल रही है, और ये छोटी छोटी सी पोर्शन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, हाइड्रोजन। ओके, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnBnHn+6 यानी कि C2BnHn+6। तो अब आप देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है, C2B7H13, ये इस फॉर्मूले में मैच कर रहा होगा। कैसे, अगर मैं C2 को C2 करूं, B को मैंने क्या कर दिया, 7 है तो B को हमने 7 कर दिया, H को भी हमको 7 करना होगा, क्योंकि जो N इसके पास है वही N इसके पास भी होना चाहिए। ओके, अगर मैं 7 और 13 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो +6 तो मुझे यहाँ करना ही पड़ेगा 13 लाने के लिए। तो ये फॉर्मूले में ये जो आपका क्लस्टर कंपाउंड है पूरी तरह से मैच हो रहा है। ओके, अब आपको इसका भी वही चीज करना है। इसका क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बोल रहा है, n+3 है। ओके, तो आपका n कितने हैं, 7, ये है 8 9, आपके n है आपके कितने, 9+3, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, 9 10 11 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास होने चाहिए। ओके, अगर आप ये खुद से करिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो बताना, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है ना। आप इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना, वो आपको 12 के इक्वली मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, ये जो क्लस्टर कंपाउंड है वो अरेग्नो टाइप का, और अरेग्नो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर n+3 होता है। ओके, और यहाँ आपका n कितना होगा, वो होगा 12। इतनी चीज क्लियर है। तो ये है आपका अरेग्नो टाइप क्लस्टर कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं एप्लीकेशन, एंड देन लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन क्या निकला। ओके, तो देखिए एप्लीकेशंस क्या लिखे हैं, बोरेन और कार्बोरेन की दोनों की पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोरेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां मैंने ये आपको बताया नहीं था, क्योंकि कार्बोरेन्स भी पहले पढ़ना होगा। ओके, तो यहाँ लिखा है बोरेन का जनरली यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, एज अ सुपरसोनिक एरोप्लेन्स वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है। और इनका यूज किया जाता है फॉर द कैटलिस्ट के लिए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आपको जो कैटलिस्ट चाहिए होता है उसके लिए आप क्या बोरेन का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी बोरेन्स आप यूज होते हैं, B2S6, मोस्ट ऑफ टाइम B2S6 आपका यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अगला क्या बोल रहा है, बोरेन कैन बी यूज इन ए वैक्यूलाइजेशन एजेंट इन ए नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो आपके सिंथेटिक रबर्स है, जो आपके इनको हार्ड बनाने के लिए क्या होता है, वेल्कनाइजेशन किया जाता है। तो वेल्कनाइजेशन एजेंट की तरह भी ये एक्ट करता है, कौन, बोरेन। ओके, और बोरेन का यूज किया जाता है एज ए बोरेन कोटिंग के लिए। बोरेन कोटिंग के लिए भी आप इस टाइप के क्लस्टर बोरेन्स का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनका कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन में बोल रहा है बोरेन्स तो आपके कलरलेस, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ये अगर आपके कांटेक्ट में आ जाए, किसके, एयर के, मतलब सॉरी ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आए, तो वहां ऑक्सीडेशन करा जाते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं। ओके, अगली चीज बोल रहा है बोरेन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद द वॉलेटाइल, रिएक्ट वायलेंटली विद द वाटर। और क्या है, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि बोरेन्स क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तभी ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ओके, अगला बोल रहा है इन बोरेन 3C, देखो इन बोरेन 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर प्रेजेंट। मैंने आपको पहले बोला था 3C2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 एटम आपके दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, आर प्रेजेंट इन अ यूनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एन बोरेन ओनली। ओके, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये एक यूनिक टाइप की बॉन्डिंग है, सिर्फ बोरेन में ही प्रेजेंट होती है। ओके, अगला बोल रहा है कार्बोरेन्स आर द मिक्स हाइब्रिड ऑफ ए बोरेन एंड कार्बन। तो कार्बोरेन्स क्या है, बोरेन का ही हाइब्रिड है। अगर आपने बोरेन के साथ साथ किसी कार्बन एटम को भी यहाँ मिक्स कर दिया, तो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, कार्बोरेन बोलते हैं। ओके, एंड हैव अ सेम स्ट्रक्चर लाइक अ बोरेन, और इनके सारी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग वगैरह सेम होती है, जैसे आपकी बोरेन के केस पर थी। ओके, अब बोल रहे कार्बोरेन आर द डिराइव फ्रॉम द पायरोलिसिस ऑफ ए बोरेन। तो मैंने आपको क्या बोला, बोरेन से आपका कार्बोरेन डिराइव हुआ है। तो बोरेन का जब आप पायरोलिसिस कराते हैं, पायरोलिसिस मतलब ऐसी रिएक्शन होगी जिसपे आपका बोरेन जो दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा। ओके, जैसे आपका बोरेन क्या है, कार्बोरेन्स में कन्वर्ट हो, तो पायरोलिसिस ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में तो कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्ट होता है। ओके, ये आपका इसी में इंटर कन्वर्ट हो गया एट अ हाई टेम्परेचर। आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत हाई देना होगा, और ऑक्सीजन फ्री कंडीशन देनी होगी। ऑक्सीजन फ्री कंडीशन क्यों, क्योंकि बोरेन मैंने आपको क्या बोला, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आपको ऑक्सीजन फ्री कंडीशन प्रोवाइड करानी होगी, तभी आप यहाँ पे पायरोलिसिस करा रहे हैं। ओके, तो इससे क्या है, पायरोलिसिस की हेल्प से आपका बोरेन कार्बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आए। तो ये इसका जस्ट क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया, यूज हो गया किसके, बोरेन और कार्बोरेन
कार्बोरेन के। तो इतना आई थिंक मटेरियल इनफ भी रहेगा, आपको ज्यादा प्रिपरेशन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम भी नहीं होता है और इतना इनका यूज भी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर ली। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जरूरी है। अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो मे बी वीडियो और अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, अच्छे टॉपिक्स आपको, अच्छे नोट्स शेयर कर सकूं। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं, हम कार्बोरेंस के सॉरी क्लस्टर कंपाउंड के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो अभी फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।